नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा बाइन। आज मैं आप लोगों के सामने सामाजिक समस्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक समस्याएं वे स्थितियां होती है जो समाज के लिए हानिकारक होती है और जिनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि ये समस्याएं कौन-कौन सी होती है। पहला है आर्थिक सामाजिक समस्याएं। आर्थिक सामाजिक समस्या किसको बोला जाता है? आर्थिक सामाजिक समस्याएं वे समस्याएं हैं जो आर्थिक असमानता, संसाधनों के असमान वितरण और अवसरों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। और ये जो समस्याएं हैं वो न केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समाज के विकास को इससे बाधा उत्पन्न होती है। और ये समस्याएं कौन-कौन सी है? पहला है गरीबी। गरीबी किसको कहते हैं? गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं कौन कौन सी होती है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर पाता है। देखिए, ग्रामीण भारत में कई परिवार ऐसे होते हैं जो दिन में 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते। ये लोग बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी करवाते हैं। इससे भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होगा? कुपोषण और कई गंभीर बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती है। गरीबी के कारण अशिक्षा, अपराधों में वृद्धि होती है। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी किसको कहा जाता है? जब काम करने योग्य और इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर डिग्री धारक युवक को नौकरी नहीं मिल पाता है तो उसको या तो छोटा मोटा काम करना पड़ता है या फिर बेरोजगार रहना पड़ता है। अब इससे उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक असुरक्षा, मानसिक तनाव, इसके कारण अपराध बढ़ते हैं, नशाखोरी में वृद्धि होती है, सामाजिक असंतोष होता है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलता है। तीसरा है आय की असमानता। आय असमानता किसको कहा जाता है? जब समाज में आय और संपत्ति का वितरण असमान हो, यानी कुछ लोग बहुत अमीर और अधिकांश लोग गरीब होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आय असमानता कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक शहर में कुछ लोग बड़े उद्योगपति हैं जो करोड़ों कमाते हैं, जबकि उसी शहर में मजदूर हैं जिनको रोजाना मजदूरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे उनमें सामाजिक तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। अमीर गरीब के बीच खाई जो है वो बढ़ती है। देखिए, एक गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा नहीं ले पाता है, इससे उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, वो बेरोजगार रहता है, कम आय मिलता है। इसके कारण गरीबी जो है बनी रहती है। इसके कारण इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? आर्थिक सामाजिक समस्याएं जो है वो केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय समस्याएं भी है। तो इसके समाधान के लिए क्या-क्या करना चाहिए? रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिए, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना चाहिए, सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन होना चाहिए। ठीक है? अब दूसरा समस्या देखते हैं। दूसरा समस्या कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं वे समस्याएं हैं जो समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं और मूल्यों से उत्पन्न होती है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? वो है, पहला है जातिवाद। जातिवाद किसको कहते हैं? जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना जातिवाद कहलाता है। इसमें व्यक्ति की पहचान और अवसर उसकी योग्यता के बजाय किससे तय होती है? उसकी जाति से तय होती है। जैसे कुछ गांवों में आज भी दलितों को अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उसमें सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। ये जो है ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। समाज में इसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। योग्य व्यक्ति को अवसर नहीं मिल पाता है। दूसरा है लिंग भेद। लिंग भेद क्या होता है? जब पुरुष और महिला के बीच असमान व्यवहार किया जाता है तो उसको लिंग भेदभाव कहते हैं। जैसे शिक्षा में भेदभाव, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, वेतन में असमानता, घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी कम होना।
जैसे कई परिवारों में आज भी लड़कों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि लड़कियों को जल्दी विवाह के लिए उसको तैयार किया जाता है। इसके कारण क्या होता है? महिलाओं का विकास जो है वो रुक जाता है, आर्थिक निर्भरता बढ़ती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। तो समाज का आधा हिस्सा जो है अपनी क्षमता का उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। तीसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा किसको कहते हैं? विवाह के समय लड़की के परिवार से धन, वस्त्र, गाड़ी या अन्य सामान की मांग करना जो है दहेज प्रथा कहलाता है। जैसे यदि लड़की का परिवार दहेज देने में असमर्थ होता है, तो उसका विवाह टूट जाता है, या विवाह के बाद लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इससे क्या होता है? इसी के कारण हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, दहेज हत्या, आत्महत्या के मामले बढ़ने लगे हैं। कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की स्थिति जो है वो कमजोर होने लगती है। अब इन समस्याओं का समाधान के लिए क्या कर सकते हैं? समस्याओं का समाधान के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना, कानूनों का सख्त पालन करना, जैसे दहेज निषेध कानून, सामाजिक सुधार आंदोलनों का बढ़ावा, समानता और मानव अधिकारों का सम्मान। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता से जुड़ी समस्या है। इसलिए इसके समाधान के लिए कानून के साथ साथ सोच और व्यवहार में भी बदलाव आवश्यक है। फिर आगे देखते हैं, तीसरा है राजनीतिक समस्याएं। राजनीतिक समस्याएं क्या होती है? राजनीतिक समस्याएं वे समस्याएं हैं जो शासन, सत्ता और नीतियों से संबंधित होती है। जब सरकार, प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती है, तो ये समस्याएं उत्पन्न होती है और समाज के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये कौन कौन सी समस्याएं होती है? पहला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किसको कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति अपने पद या शक्ति का गलत उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, तो उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे रिश्वत लेना, घोटाला, भाई भतीजावाद, पद का दुरुपयोग करना। जैसे हम देखते हैं कि यदि कोई सरकारी अधिकारी काम कराने के बदले पैसे मांगता है, तो ये भ्रष्टाचार है। इससे क्या होता है? इससे सरकारी योजनाओं का लाभ जो है आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जनता का सरकार पर से भरोसा कम हो जाता है, आर्थिक असमानता बढ़ती है। फिर उसके बाद आगे है असमान नीतियां। असमान नीतियां किसको कहा जाता है? जब सरकार की नीतियां सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं होती है और कुछ वर्गों को अधिक लाभ मिलता है, तो इसे ही असमान नीतियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में केवल शहरी विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जाए, तो इसको असमान नीति कहेंगे। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है, गरीब और पिछड़े वर्गों का विकास जो है वो रुक जाता है, सामाजिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर अगला है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता किसको बोलते हैं? जब सरकार बार बार बदलती है या शासन में स्थिरता नहीं होती है, तो इसको राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं। जैसे यदि किसी देश में हर साल नई सरकार बनती है और पुरानी नीतियां जो है वो बदल जाती है, तो विकास कार्य जो है वो अधूरा रह जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? विकास योजनाओं में रुकावट आती है, जनता में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है। देखिए, यदि सरकार भ्रष्ट है, तो वह केवल कुछ लोगों के हित में नीतियां बनाएगी, जिससे असमानता बढ़ेगी और जनता में असंतोष पैदा होगा। तो राजनीतिक अस्थिरता इससे जन्म ले सकती है। इसका समाधान होना जरूरी है। इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है? सख्त कानून और उनका सही पालन करना आवश्यक है। नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी भी आवश्यक है। मजबूत और स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। तो राजनीतिक समस्या केवल सरकार तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि उनका प्रभाव जो है वो पूरे समाज पर पड़ता है। एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि शासन पारदर्शी, न्यायपूर्ण और स्थिर हो। फिर आगे देखते हैं, आगे चौथा है
पर्यावरणीय समस्या है। पर्यावरणीय समस्याएं क्या होता है? पर्यावरणीय समस्याएं वे समस्याएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग, गलत उपयोग और प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। और ये समस्याएं न केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य के विकास को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। ये कौन कौन सी समस्याएं होती है? ये है, पहला है प्रदूषण। प्रदूषण किसको कहते हैं? जब पर्यावरण, वायु, जल, भूमि में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, जैसे धुआं, गैस और धूल के कारण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। उदाहरण के लिए बड़े शहरों में वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, इससे क्या होता है? लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती है। इसका प्रभाव, इससे दमा, फेफड़े की बीमारी, कैंसर, इसके कारण से जल स्रोतों का दूषित होना, फसलों की गुणवत्ता में कमी, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन किसको कहते हैं? पृथ्वी के तापमान और मौसम के स्वरूप में दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई, इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, समय पर वर्षा नहीं होती या फिर अत्यधिक वर्षा होती है, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तीसरा है वनों की कटाई। वनों की कटाई मतलब जब बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है तो उसे वनों की कटाई कहा जाता है। देखिए, वनों की कटाई से क्या होता है? जब सड़क निर्माण या शहरों के विस्तार के लिए जंगलों को काट दिया जाता है ना? तो देखिए, यदि जंगल काटे जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिससे तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन जो है वो तेजी से होता है। तो अब इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए? इसके समाधान के लिए वृक्षारोपण करना है, प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना है, जल और संसाधनों को संरक्षण करना है, जनता को जागरूक होना है। पर्यावरणीय समस्याएं केवल वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ी समस्या है। इसलिए हमें विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। अगला है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वे समस्याएं हैं जो व्यक्ति और समाज के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये समस्याएं किसी भी देश के जीवन स्तर और मानव विकास का महत्वपूर्ण संकेत होती है। ये समस्याएं कौन कौन सी होती? कुपोषण। कुपोषण किसको कहा जाता है? जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। जैसे गरीब परिवार के बच्चे केवल पेट भरने के लिए भोजन करते, उनके भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है जिससे वे कमजोर हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास जो है रुक जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं, मृत्यु दर में वृद्धि होती है। दूसरा है बीमारियां। बीमारियां जब शरीर सामान्य रूप से कार्य नहीं करता और स्वास्थ्य बिगड़ जाता तो उसको बीमारी कहते हैं। जैसे संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, कोविड-19। इसके अलावा आनुवांशिक कारणों से भी कई बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग। उदाहरण के लिए बरसात के मौसम में गंदे पानी के कारण डेंगू और मलेरिया तेजी से फैलता है। इससे क्या होता है? बीमारी के कारण कार्य क्षमता में कमी होती है, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा होने लगता है, मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है।
फिर तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जब लोगों को समय पर और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयां नहीं मिलती तो इसे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी कहते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की कमी, डॉक्टर और नर्सों की कमी। जैसे कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो होते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर, दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे मरीजों को शहर जाना पड़ता है। इससे क्या होगा? समय पर इलाज नहीं हो पाएगा। छोटी जो बीमारी होगी वो गंभीर रूप ले लेगी। जैसे एक कुपोषित बच्चा जो है वो जल्दी बीमार पड़ता है। यदि उसके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है तो उसकी स्थिति जो है वो और खराब हो जाएगी। तो इसके लिए, इसके समाधान के लिए संतुलित आहार और पोषक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। हॉस्पिटल, डॉक्टर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। टीकाकरण, स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन। देखिए, सरकारी योजनाएं बना देने से नहीं होता है, बल्कि उसका सही क्रियान्वयन भी आवश्यक है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास से जुड़ी समस्याएं हैं। एक स्वस्थ समाज ही आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है। ठीक है। अगला है नैतिक एवं व्यवहारिक समस्या। नैतिक व्यवहारिक समस्या क्या है? नैतिक एवं व्यवहारिक समस्याएं वे समस्याएं हैं जो व्यक्ति के आचरण, नैतिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों के कमजोर होने से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर समझने के बावजूद गलत आचरण करता है, तो ये समस्या जो है वो पूरे समाज को प्रभावित करती है। जैसे अपराध। अपराध किसे कहते हैं? कानून और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले कार्य जो है वो अपराध कहलाते हैं। जैसे संपत्ति संबंधी अपराध, जैसे चोरी, डकैती, व्यक्तिगत अपराध, हत्या, हमला। इसके अलावा साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, आर्थिक अपराध, घोटाला, भ्रष्टाचार। ये सारे अपराध जो है देखने को मिलता है। ये अपराध क्यों होता है? क्यों? कभी कभी गरीबी के कारण गरीब व्यक्ति मजबूरी में आकर अपराध करता है। बेरोजगारी, लालच, नशाखोरी, गलत संगति, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाज में डर और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक नुकसान पहुंचता है। फिर दूसरा है नशाखोरी। नशाखोरी मतलब नशीले पदार्थों का बार बार सेवन करना और उस पर निर्भर हो जाना नशाखोरी कहलाता है। जैसे शराब की लत, ड्रग्स, गांजा, हेरोइन, तंबाकू, सिगरेट। कई युवा जो है तनाव में आकर या अपने साथियों के दबाव में आकर नशा करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। इससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। लीवर, फेफड़ा, मस्तिष्क खराब होता है। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अपराध की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा है हिंसा। हिंसा अर्थात किसी व्यक्ति या समूह को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना हिंसा कहलाता है। जैसे घरेलू हिंसा, जाति, धर्म या समूहों के बीच संघर्ष, जैसे पति द्वारा पत्नी को मारना या किसी समुदाय के बीच दंगा होना। ये सब हिंसा है। इससे क्या होता है? इससे शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचता है। समाज में भय और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। परिवार जो है वो टूट जाता है। जैसे एक व्यक्ति जो नशे का आदी है, वो पैसे के लिए चोरी कर सकता है या गुस्से में हिंसक व्यवहार कर सकता है। तो इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए? इसके समाधान के लिए नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान चलाया जाना चाहिए। सख्त कानून और उनका पालन करना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। देखिए, नैतिक एवं व्यवहारिक समस्याएं समाज की आंतरिक कमजोरी को दर्शाती है। यदि समाज में नैतिकता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना मजबूत हो, तो इन समस्याओं को काफी हद तक
कम किया जा सकता है। अगला है शिक्षा संबंधी समस्याएं। शिक्षा संबंधी समस्याएं वे समस्याएं हैं जो शिक्षा की उपलब्धता, गुणवत्ता और समानता से जुड़ी होती है। ये समस्याएं किसी भी समाज के विकास, जागरूकता, मानव संसाधन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। पहला है अशिक्षा। अशिक्षा किसको कहते हैं? जब व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे अशिक्षा कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? गरीबी के कारण भी कई लोग अशिक्षित रह जाते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण भी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी के कारण भी, सामाजिक भेदभाव जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग और महिलाएं कभी स्कूल ही नहीं जा पाती, इसलिए वे कभी पढ़ लिख नहीं पाती है। इससे क्या होता है? रोजगार के अवसर जो है वो कम होते हैं, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी ही नहीं होती है। दूसरा है स्कूल छोड़ना। जब छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो इसे स्कूल छोड़ना या ड्रॉप आउट कहते हैं। कई लोग आर्थिक मजबूरी के कारण काम जो है वो स्कूल जो है वो छोड़ देते हैं, काम के कारण स्कूल छोड़ देते हैं, परिवार की जिम्मेदारी के कारण, या स्कूल दूर है, या पढ़ाई में रुचि नहीं है, बाल विवाह के कारण, खासकर लड़कियों में। एक गरीब परिवार का बच्चा जो है वो 5वीं के बाद पढ़ाई करना छोड़ देता है और वो मजदूरी करने लगता है। अगला है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। अर्थात जब शिक्षा प्रणाली में अच्छे शिक्षक, संसाधन और प्रभावी शिक्षण विधियां नहीं होती तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए कई सरकारी स्कूल में शिक्षक जो है कम होते हैं या नियमित रूप से जाते ही नहीं है, जिससे छात्रों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? छात्रों का बुनियादी ज्ञान जो है वो कमजोर हो जाता है, रोजगार के लिए आवश्यक कौशल की कमी हो जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। तो इससे देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए? सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। स्कूलों की संख्या और सुविधाएं बढ़ाई जाए, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, साथ ही साथ डिजिटल शिक्षा और नई तकनीक का उपयोग किया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो शिक्षा संबंधी समस्याएं केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी प्रभावित करती है। एक शिक्षित समाज ही सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। इसके बाद अगला है आधुनिक तकनीकी समस्याएं। आधुनिक तकनीकी समस्याएं वे समस्याएं हैं जो विज्ञान और तकनीक के तेज विकास के कारण उत्पन्न होती है। तकनीक जहां जीवन को आसान बनाती है, वहीं इसके गलत उपयोग से कई नई समस्याएं भी पैदा होती है। और कौन सी समस्या? जैसे पहला है साइबर अपराध। इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के जरिए किए जाने वाले अपराध को साइबर अपराध कहते हैं। जैसे ऑनलाइन ठगी, नकली वेबसाइट या लिंक के जरिए पैसे ठगना, हैकिंग, किसी की निजी जानकारी का गलत उपयोग करना, नकली ईमेल मैसेज के जरिए बैंक डिटेल लेना। उदाहरण के लिए जैसे हम सुनते आए हम हैं कि किसी व्यक्ति को आपने लॉटरी जीती है का मैसेज आता है और वह लिंक पर क्लिक करके अपने बैंक की जानकारी दे देता है, जिससे उसके खाते से पूरी पैसे जो है वो चोरी हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि कई लोगों को डिजिटल जानकारी होती ही नहीं है या डिजिटल जानकारी की कमी होती है, साइबर सुरक्षा का अभाव होता है, या कई लोग लालच और जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में भी इस जाल में फंस जाते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया का दुरुपयोग। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग गलत या हानिकारक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उसे दुरुपयोग कहते हैं। जैसे फेक न्यूज, गलत जानकारी फैलाना, ट्रोलिंग, किसी को ऑनलाइन परेशान करना, साइबर बुलिंग, बिना अनुमति फोटो वीडियो शेयर करना। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैला देते हैं, जिससे उसकी छवि जो है वो खराब हो जाती है। अगला है डिजिटल लत। जब व्यक्ति मोबाइल, इंटरनेट, गेम या सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करता है और उस पर निर्भर हो जाता है तो इसे
डिजिटल लत कहते हैं। जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, ऑनलाइन गेम्स की लत, वीडियो और मनोरंजन की लत। जैसे आज के युवा जो है वो घंटों तक मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं और पढ़ाई और दूसरे काम में ध्यान ही नहीं देते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे पढ़ाई और काम में गिरावट आती है, नींद की कमी आती है, साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती है। तो इसके समाधान के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना चाहिए, साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, समय का संतुलित उपयोग करना चाहिए, सख्त साइबर कानून बनाना चाहिए। तो आधुनिक तकनीकी समस्याएं हमारे डिजिटल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसलिए जरूरी है कि हम तकनीक का सही और संतुलित उपयोग करें ताकि इसके लाभ मिले और नुकसान से बचा जा सके। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है कि सामाजिक समस्याएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, नैतिक, शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी होती है, अर्थात ये बहुआयामी होती है। ये एक दूसरे से संबंधित होती है और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास, शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता होती है। तो ये सामाजिक समस्याओं के प्रकार जो है वो पूरा हुआ। इसी वीडियो में ही मैं डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का भी नोट्स दे दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।